फिर से स्वागत है सभी का। आई होप आप मेरे पुराने वीडियोस को सारे देखे होंगे। हम लोग इस चैनल में कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, जो कि मैं सारे ब्रांच झारखंड डिप्लोमा के सारे ब्रांच को सेकंड सेमेस्टर के सभी को पढ़ना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। और हम लोग 4.11 जो कि बाउंडिंग शेड्यूल है वो हम लोग कर चुके हैं, और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.12। ठीक है, 4.12 से स्टार्ट करने वाले हम लोग। सो स्टार्ट किया जाए। हम्म, या शेड्यूल टू द मैच अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। भैया, मैन पावर का मतलब क्या होता है? मैन पावर का मतलब होता है रेजा, कूली, मजदूर। हम और आने वाले समय में तुम। ठीक है, कोई भी कंपनी के लिए काम करेंगे भाई, हम लोग मैन पावर ही कहलाए। ठीक है, तो उसको उसकी अवेलेबिलिटी को मैच करा करके आप शेड्यूल कराना। मतलब आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है अब आप शेड्यूलिंग करने बैठे हो। तो शेड्यूलिंग करने बैठे हो मतलब कि आप अलग अलग छोटे छोटे एक्टिविटीज को शेड्यूल कर रहे हो। तो छोटे छोटे एक्टिविटीज को हम मान लेते हैं ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी एंड सो ऑन। मान लेते हैं जो सी एक्टिविटी है उसको करने के लिए अपने को मिनिमम से मिनिमम 100 मैन पावर का जरूरत है ही है। तो भाई तुम जब शेड्यूल करेगा तो तुम ये देखेगा ना कि सी जो एक्टिविटी है वो तभी रखा जाए जब अपने पास 100 मैन पावर अवेलेबल हो तब। ऐसा तो नहीं है कि अंधाधुंध तुम डाल देगा ए बी सी, पता चले सी का टाइम आ गया, 100 आदमी की जरूरत है और उतना आदमी अवेलेबल ही नहीं है, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा क्या? रुक जाएगा ना, डिले हो जाएगा। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप शेड्यूलिंग करने बैठे हो तो आप ये चीज जरूर मैच करो, बोले तो मिलाओ कि वो जो एक्टिविटीज है वो मैन पावर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, मैन पावर के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है। सर कहाँ चाहिए? इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने बैठे हो। तो मैन पावर का मतलब होता है मैन पावर रेफर टू द ह्यूमन वर्क फ्लो। ह्यूमन वर्क फ्लो मतलब बता ही दिए, हम लोग आप लोग जैसे किसी में काम करेंगे तब। तो रिक्वायर्ड कितने ह्यूमन वर्क फोर्स का जरूरत है टू कंप्लीट करने में। क्या कंप्लीट करने में भैया? वेरियस टास्क को कंप्लीट करने में या फिर वेरियस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में। ठीक है, कितने आदमी का जरूरत होता है, कितने मैन पावर का जरूरत होता है। शेड्यूलिंग टू मैच द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। जब आप शेड्यूलिंग करते हो और मैच कराते हो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर का, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, ऐसा शेड्यूल बनाओ प्रोजेक्ट का जो कि अलाइन करे विथ व्हेन एंड हाउ लॉन्ग वर्कर्स आर अवेलेबल टू इंश्योर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब ये इंश्योर कराता है कि आप जो शेड्यूल बना रहे हो वो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर के अकॉर्डिंग है। मतलब जब आपको 50 आदमी का जरूरत पड़े तो अवेलेबल हो, जब आपको 25 आदमी का जरूरत पड़े तो अवेलेबल हो, और जब आदमी आपको 100 आदमी का जरूरत पड़े तो भैया उस हिसाब से बंदा जो है अवेलेबल हो, उसके हिसाब से ही आपका जो है प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर होना चाहिए। ठीक है, आप शेड्यूल करते समय आपको देखना है, पैसा तो देखना ही भैया, पैसा जरूरी है। पैसे नहीं है तो कोई भी प्रोजेक्ट रुक जाएगा। मैन पावर नहीं है तो भी प्रोजेक्ट रुक जाएगा। मटेरियल नहीं है तो भी प्रोजेक्ट रुक जाएगा। रिसोर्सेस नहीं है तो भी प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो आपको शेड्यूल करते समय, शेड्यूल इज अ नॉट अ इजी जॉब। शेड्यूल करते समय आपको मनी, मैन पावर, मटेरियल, रिसोर्सेज सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? शेड्यूल करना है। जैसे कि आपका क्लास कैसा शेड्यूल है?
एक बंदे को जब किसी क्लास में दे देता है, उसी समय उस बंदे को दूसरा क्लास में देता है क्या? नहीं देता है। तो उसको देखा जाता है कि वो कब फ्री है, उसी के हिसाब से उसके क्लास को अरेंज किया जाता है, ऐसा। और अरेंज भी कैसा किया जाता है कि ऐसा नहीं है एक बंदे को, जैसे एक टीचर को पूरा क्लासेस ओवरलोड कर दिया, सुबह से शाम तक पढ़ा रहे, नहीं। उसको ऐसा होना चाहिए कि वो बेस्ट अपना काम निकाल के दे, एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसका भी खास ध्यान रखा जाता है जब आप शेड्यूलिंग करने बैठते हो तब। तो आगे देखते हैं इसका क्या है। प्रॉपर मैन पावर शेड्यूलिंग हेल्प प्रिवेंट डिले। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैन पावर के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाते हो तो आपको खामखा डिले नहीं होगा। खामखा डिले का क्या मतलब है कि जैसे आपने शेड्यूलिंग किया और आपने मैच नहीं किया था अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर से, शेड्यूलिंग के हिसाब से आपको सी जॉब स्टार्ट करना था, सी जॉब स्टार्ट करने के लिए 100 बंदे का जरूरत था, लेकिन 100 बंदा नहीं 80 बंदा है, तो 20 बंदा का फ्री होने के लिए वेट करना पड़ा। मतलब कि सी जॉब एक्टिविटी थोड़े समय के लिए रुक गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिले हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ओवरलोडिंग ऑफ द वर्कर्स। एक ही वर्कर में काम का मतलब कि ओवरलोड नहीं होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि अगर आप शेड्यूलिंग ढंग से करते हो तो सबको समान कार्य मिलता है, किसी को एक को ज्यादा एक को कम ऐसा कुछ नहीं, इक्वल अमाउंट में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्या, अंडर यूटिलाइजेशन एंड बजट ओवररन। अगर जो है आप बचते हो, जब आप शेड्यूलिंग सही से करते हो तो बेवजह जो बजट है, बेवजह जो एक्सपेंसेस है, उससे भी आप बचते हो। और अंडर यूटिलाइजेशन, आपका जो रिसोर्सेस है, जो भी रिसोर्सेस में भैया सब कुछ आ जाता है, मैन मटेरियल मशीन सब कुछ, आपका जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूज हो जाता है, उसका अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता होता है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ मैच द मैन पावर। नेक्स्ट आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैचिंग द मैन पावर अवेलेबिलिटी। आप जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो आपको मैन पावर के अकॉर्डिंग मैच करके शेड्यूल बना रहे हो, ऐसा इंपॉर्टेंस क्यों है, जरूरी क्यों है? तो भैया जरूरी इसलिए क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम करते हैं तो हमें क्या होता है, खामखा डिले होने से हम बच जाते हैं, इस वजह से भी करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक बंदे को एक प्रॉपर टाइम मिले काम करने के लिए, ताकि वो बेस्ट काम करे। अगर मुझे एज अ टीचर अगर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना पड़े, कभी ये क्लास कभी वो क्लास, तो हो सकता है हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए। लेकिन अगर मुझे ही एक ऑप्टिमम पूरे दिन भर में 3 लेक्चर देने बोले, 4 लेक्चर बोले, तो हम अपना बेस्ट निकाल के दे सकते हैं। तो बूस्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है असाइनिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम। मतलब क्या है कि राइट जगह पे राइट पीपल जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके उस काम को बेस्ट स्टेज तक पहुंचा सकता है, ठीक है। अगर आप शेड्यूलिंग करते हो तो, अगर जहां मैकेनिकल का काम है वहां इलेक्ट्रिकल को शेड्यूल कर दिया, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल वाला जाएगा मैकेनिकल का काम करने के लिए? तो क्या मैकेनिकल के लेवल पे कर पाएगा? क्या नहीं। मैकेनिकल भी इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए जाता है, तो उसके लेवल पे काम कर पाएगा? क्या नहीं। तो हम लोग स्किल भी देखते हैं कि जिस फील्ड का काम है उसी स्किल्ड का उसी एक्सपीरियंस्ड का बंदा वहां पे हम एलोकेट करें। तो नेक्स्ट क्या होता है, अपना कंट्रोल कॉस्ट। मतलब अगर ऐसा सही तरीके से किया जाए ना, तो आपके कॉस्ट पे भी क्या होता है, कंट्रोल होता है, और आपका काम भी है ना प्रोफेशनल तरीके से होता है, तो कॉस्ट को बांध के रखता है उसको। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव मोरल। इम्प्रूव मोरल का मतलब क्या होता है, बैलेंस शेड्यूल हेल्प प्रिवेंट एम्प्लॉय बर्नआउट एंड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आप शेड्यूल को बैलेंस करके बनाओगे, सारे बंदे जितने भी बंदे हैं काम करने वाले, सबको समान लोड दोगे, और ताकि सबको एक क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, सबको एक सीमित समय के लिए काम लोगे, और वो क्या होगा कि अपना उस सीमित समय के लिए बेस्ट काम देगा, काम करने के लिए टाइम मिल जाए, रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाए, आराम करने के लिए, रेस्ट मतलब वही काम करने का और रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाए, तो क्या होता है उसका मोरल बना रहता है, वो जब भी काम करने बैठता है तो भैया अपना वो फाड़ के रख देता है, बेस्ट देता है वो, क्योंकि उसी लेवल उसी फील्ड का वो बंदा होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंश्योर कंप्लायंस, मीट अ लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू लेबर लॉ एंड वर्क आवर।
हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक स्टेट का अपना अपना एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एक नियम होता है, एक कानून होता है। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी बोला जाता है कि मतलब कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं होना चाहिए, अगर वर्क होता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। तो ये सब कुछ नियम कानून है भी, उसका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जब आप शेड्यूलिंग करने बैठते हो और मैन पावर देखते हो तब ये भी देखते हैं कि क्या हमारा मैन पावर में लेडीज है या जेंट्स है, जेंडर भी देखा जाता है। लेडीज है तो हो सकता है कि उसको नाइट वाला काम ना दिया जाए, उससे जितना हो सके दिन का ही काम लिया जाए, दिन का शिफ्ट में रखा जाए, नाइट के शिफ्ट में मेन को भी मेन को रख दिया जाए। तो इस तरीके से ना अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो वही चीज है, मैचिंग द मैन पावर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है की स्टेप इन शेड्यूलिंग, बोले तो की स्टेप इन शेड्यूलिंग मैन पावर अवेलेबिलिटी। जब आप शेड्यूलिंग करने बैठते हो और आपके दिमाग में मैन पावर अवेलेबिलिटी रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ की स्टेप लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। पहला स्टेप कि आपको कार्यों को ना एनालाइज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, आपको कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होता है और एस्टिमेट, ये अनुमान लगाना पड़ता है द नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर नीडेड, मतलब कितने लगने वाले हैं और किस तरीके के वर्कर लगने वाले हैं, किस स्किल्ड के वर्कर लगने वाले हैं। ये सारा चीज आप एनालाइज करते हो। दूसरा, डिटरमाइन द स्किल सेट रिक्वायर फॉर द डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क करने के लिए कैसे स्किल्ड वाले वर्कर को जरूरत पड़ेगा वो भी आप जानते हो। नेक्स्ट क्या है, चेक द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आइडेंटिफाई हु इज अवेलेबल एंड वेन। रिसोर्स मतलब, रिसोर्स कहने का मतलब सारा, मैन मटेरियल मशीन सारे आ जाते हैं। तो फिलहाल हम मैन पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चेक रिसोर्स अवेलेबिलिटी मतलब जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो आप देखते हो कि इस समय में कौन सा बंदा जो है अवेलेबल है और कब तक अवेलेबल है, उसके अनुसार हम उसको, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है शेड्यूलिंग करते समय। नो दे नेक्स्ट क्या है, चेक द अवेलेबिलिटी कैलेंडर, शिफ्ट टाइमिंग एंड हॉलीडेज एंड लीव्स। मतलब ये भी देखना होता है कि बंदा जो है ना अपना लीव तो नहीं दे के रखा पहले से, वो लीव दे के रखा पहले से और हम उसको शेड्यूल में उसका नाम डाल दिए, दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, मान लो हॉलीडेज है, छुट्टी का टाइम है, दिवाली है, छठ पूजा है, महा छठ पूजा है, तो उस समय मान लीजिए हम डाल दिए, हमने ध्यान नहीं दिया हॉलीडेज वगैरह का और हमने उसमें शेड्यूल कर दिया, दिक्कत हो जाएगा। उस दिन आते आते वो काम हो पाएगा क्या, वो बंदा आएगा नहीं आएगा तो हमारा प्रोजेक्ट में हैम्पर करेगा। तो कहीं ना कहीं उंगली हमारे ऊपर उठेगी कि तुमने क्या छुट्टी के टाइम में तुमने कैसे उसको एलोकेट किया। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। शिफ्ट टाइमिंग का भी ध्यान देना पड़ता है कि हर बंदा का शिफ्ट जो है वो टाइमिंग जो है मेंटेन रहे। तुम भी देखा होगा कंपनी में काम करने वाला बंदा जो होता है, कभी ए बी सी ऐसी तरह से सबको रोटेट किया जाता है काम करने के लिए। एक बंदा सिर्फ नाइट ड्यूटी कर रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक बंदा सिर्फ डे ड्यूटी कर रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रोटेशन होते रहता है, नाइट डे, ये कंपनी का तुम लोग जानता ही है। ठीक है, तो कैलेंडर को भी ध्यान देना पड़ता है जब आप शेड्यूल करने बैठते हो तब। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स एलोकेशंस, असाइन स्पेसिफिक इंडिविजुअल और टीम टू टास्क बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड स्किल। अब आप क्या कर रहे हो, आप इंडिविजुअल मतलब अकेला इंसान, टीम मतलब पूरा झुंड। अब चाहे वो अकेला हो चाहे वो पूरा झुंड का हो, मेंबर हो, पूरा एक टीम हो, उसको एक स्पेसिफिक असाइन काम देना है। क्या देख करके भैया, उसका स्किल को देख करके उसको असाइन करना है। मैकेनिकल का टीम को जाकर ट्रांसफार्मर में चढ़ा देगा बिजली का तार जोड़ने के लिए, तो भैया तुम्हारा लाइन कभी नहीं आए। ठीक है, मैकेनिकल का काम है छेनी हथौड़ी चला देना, एकदम काम को मरम्मत कर देना। तो जिस स्किल्ड का बंदा है, जिस स्किल्ड का मतलब टीम है, उसको वही काम एलोकेट करना चाहिए, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है, यूज टूल्स लाइक गैंट चैट एंड रिसोर्सेज। भैया गैंट चैट हम पहले ही बता चुके हैं, पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, बहुत सही तरीके का पढ़ा है। उसमें जाकर के आप देखो, गैंट चैट बहुत मस्त एक चैट होता है जिसमें आपको देखते ही पता चलता है कि किस दिन कौन कौन सा जॉब जो है एक्टिव है और कौन कौन सा जॉब में कितने लेबर जो है वो इंगेज है। दूसरा, किस जॉब की क्या स्थिति है, बोले तो कौन सा जॉब खत्म होने की स्थिति में है,
कौन सा जॉब शुरुआत होने की स्थिति में है और कौन से जॉब आने वाले समय के लिए बाकी है, वो सारा गैंट चार्ट से पता चल जाता है। आप एक बार प्रीवियस वीडियो भी देख लेना। ठीक है, आप यहाँ आए हो तो देख ही लिए होगे मेरे ख्याल से तब तक। ठीक है, डेवलप द शेड्यूल। डेवलप द शेड्यूल का मतलब होता है क्रिएट अ टाइमलाइन अलाइन टास्क ड्यूरेशन विद द अवेलेबल ऑफ मैन पावर। जब मैन पावर अवेलेबल हो उसी के साथ उसका अलाइन करने का मतलब, हमने एग्जांपल में लिया था ना अभी, ए बी सी, सी के लिए 100 बंदा चाहिए, तो जब ये 100 बंदा फ्री होगा तभी हम सी को प्लेस करेंगे कि सी काम होना चाहिए। अब वैसा अवॉइड ओवर लोकेशन, असाइनिंग मोर वर्क देन वन कैन हैंडल। एक ही बंदे को पूरा कोच नहीं देने का काम है ना, इस तरह तो ओवर एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर टू लिटिल वर्क नहीं देना, बहुत कम भी कार्य भी नहीं देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है। इन दोनों में दिक्कत है, ऑप्टिमम देना है उसको। यूज शेड्यूलिंग टूल। शेड्यूलिंग टूल हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे चीजें हैं, सीपीएम है, पर्ट है, गैंट चार्ट है, WBS है, ये सारा टूल्स का आपको क्या करना है, यूज करना है जब आप शेड्यूलिंग करते हो तब। नेक्स्ट है क्या, मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट। मॉनिटरिंग का मतलब होता है नजर रखना, और नजर रखते समय अगर कुछ मॉडिफिकेशन लाना पड़े तो आपको लाना है, अगर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो आपको वो कुछ एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि रेगुलरली ट्रैक प्रोग्रेस, आपको शेड्यूलिंग करते समय या फिर शेड्यूलिंग करने के बाद जब कार्य होता है तो ऐसा नहीं कि शेड्यूलिंग करके सो जाए। शेड्यूलिंग करने के बाद जब कार्य होता है तो आपको जा करके देखना रहता है कि जो प्रोग्रेस, जो चीजें हमने किया उसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है कोई सडन छुट्टी पे चल जाए, हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, हो सकता है आपने न्यू हायरिंग किया तो वो न्यू हायरिंग करके बैठाएगा कुर्सी पे क्या, उसे काम लेगा, तो उसको भी उस शेड्यूल में घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। अपडेट, अपडेट शेड्यूल मतलब अपने शेड्यूल को क्या करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा टू रिफ्लेक्ट एनी चेंज इन अवेलेबिलिटी। तो जो कि अवेलेबिलिटी में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, कोई नया आया या पुराना कोई गया, तो वो सब एलोकेट हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है। 4.13 कहता है शेड्यूल टू मैच रिलीज ऑफ फंड। शेड्यूल टू मैच रिलीज ऑफ फंड मतलब पैसे के लेकर के, फंड बोले तो माल पानी पैसा, पैसा बिना कुछ नहीं। तो पैसा रहेगा तभी आपका प्रोजेक्ट हो पाएगा। मान लो कोई 50 लाख का प्रोजेक्ट है, 50 लाख का प्रोजेक्ट है, और तेरे पास 50 लाख रुपया बैंक में जमा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुमको पता है कि 50 लाख जमा है, हमको जब होगा तब हम निकाल लेंगे। लेकिन वही मान लो कोई गवर्नमेंट सेक्टर से आने वाला है, कोई क्लाइंट से आने वाला है, कोई इन्वेस्टर से आने वाला है, कैसा, इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, और तुम एक्टिविटी को जैसे अरेंज किया ABCD, इसको इसको करने के लिए मान ले तेरे को 50 लाख, 5 लाख का जरूरत पड़ता है, इसको करने के लिए 10 लाख का जरूरत पड़ता है, इसको करने के लिए 15 लाख का जरूरत पड़ता है तुमको। तो भैया ये जब भी तुम शेड्यूल करता है तो तुमको पूछना पड़ेगा जो गवर्नमेंट से जो इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा है कि भैया सी जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए 15 लाख चाहिए, तो आप क्या इस समय 15 लाख दे पाओगे। मान लो तुम इसको बोलता है कि 3 महीने बाद इसको करना है, तो तुम उसको बोलेगे भैया 3 महीने बाद मेरे को 15 लाख आप कर पाओगे, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना में हम कर देंगे आपको। तो इसको 3 महीने से हटा करके तेरे को चौथा महीना में रखना पड़ेगा। मतलब तुमको अपना शेड्यूलिंग में फेरबदल करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं है। जब पैसे की अवेलेबिलिटी होगी तभी वो काम होगा, एल्स वो काम पैसे की कमी के कारण रुक जाता है। इसलिए शेड्यूल करते समय अब मैन पावर तो देखना ही देखना है, फंड भी देखना है, मटेरियल भी देखना है, रिसोर्सेज भी देखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फंड का। तो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ क्रिटिकल एज टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग उतना ही क्रिटिकल चीज है, उतना ही इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट का है। शेड्यूलिंग टू मैच द रिलीज ऑफ फंड, मतलब कि ये जो वर्ड है मैच रिलीज ऑफ फंड, चलिए
शेड्यूल टू मैच रिलीज ऑफ फंड, इसका मतलब यही है कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन। आपको प्रोजेक्ट टाइमलाइन ऐसा बनाना है, टाइमलाइन टाइम फ्रेम ऐसा बनाना है डेट अलाइन, जो मैच करे किसके साथ, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस के साथ। जिस भी रिसोर्सेस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है उसके साथ वो चीज को अलाइन करो। इट इंश्योर दैट ईच फेज और एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द नेसेसरी फंडेड आर अवेलेबल। बोले तो सी एक्टिविटीज करने के लिए आपको 15 लाख का जरूरत था, तो जब तक आपको 15 लाख आपके हाथ में ना जाए आप सी कार्य को हाथ ना लगाओ। वही चीज बोल रहा, पहले ही जरूरत हो पहले ही वो चीज मिल जाए। इट इंश्योर दैट ईच फेज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन, एग्जीक्यूट तभी होगा जब नेसेसरी फंड्स आर अवेलेबल, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे अवेलेबल हो तब, नहीं तो बीच में ही आपका कार्य रुक जाएगा। thus avoiding delay and interruption due to the financial constraint। अब इस वजह से क्या होता है कि पैसे की कमी के कारण आपका जो कार्य जो होता है डिले नहीं होता है, रुकता नहीं है, इंटरप्ट नहीं होता है, इतनी सारी चीजें होती है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द प्रोजेक्ट फंडेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके तब जब आपका जो फंड होता है वो कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से आने वाला होता है, तो फंड किसी और पे निर्भर कर रहा है, किसी और पे निर्भर कर रहा है, तो तुम कार्य कर रहा, पैसा कोई और देने वाला है, बाहरी पार्टी पैसा देने वाला है। बाहरी पार्टी कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है। और उससे भैया पहले ही डील कर लो कि इतने समय में मेरे को इतने पैसे चाहिए, और वो पैसे अरेंज करे, ठीक है, और अरेंज करे ताकि तेरा काम रुके ना। नेक्स्ट क्या है, अब भैया इंपॉर्टेंस क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम समझ ही सकते हो कि अगर तुम शेड्यूल बनाते हो और पैसे की अवेलेबिलिटी को नजर में रख के बनाते हो तो इसका तेरे को फायदा मिलता है कि तेरा वर्क फ्लो जो होता है वो अनइंटरप्टेड होता है, मक्खन की तरह काम चलता है, एकदम बहता हुआ काम होता है, रुकावट नहीं होती उसमें। कैश फ्लो इशू, किसी टाइप का कैश फ्लो इशू जैसा देखने को नहीं मिलता है। प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग और पॉजिंग वर्क ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंस, मतलब प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग मतलब मोटा खर्चा नहीं होता, ऊपरी खर्चा नहीं होता है, और आपका पॉज वर्क ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। अब पैसे की कमी की वजह से आपका जो कार्य जो होता है वो पॉज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप फाइनेंस को देख के शेड्यूल करते हो तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना, इम्प्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है। तो हेल्प अलाइन प्रोक्रूटमेंट, हायरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड बजट अवेलेबिलिटी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव होने का मतलब क्या होता है कि आप हायरिंग करते समय जब बजट बताते हो वो भी सही से करते हो, सही से बता सकते हो यार इतने पैसे में हम आपसे काम लेंगे, क्योंकि आपको पूरा दिमाग में क्लियर है कहाँ पे कितना पैसा लगना है, कितना लेना है, कितना देना है, कितना बचाना है। तभी ना आप अपने जिससे भी काम लेते हो उसको मतलब कि डील कर पाते हो कि हम तुमको इतना ही दे पाएंगे, इतना कार्य करेंगे। अगर मान लो तेरे पास 10 रुपया है, तुमको कहीं जाना है, तो तुमको मान लो दिमाग में है कि मेरे को 5 रुपये बचाना ही है, तो तुम 5 रुपया में ही कोशिश करेगा कि उस ट्रैवल को कंप्लीट किया जाए, चाहे जैसे भी किया जाए उससे ज्यादा तुम खर्चा नहीं करेगा। तो तुमको दिमाग में क्लियर है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, तो वो इम्प्रूव होता है भैया। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर जो होता है, जो पैसे देते हैं, जिनका काम होता है उसके साथ क्या करना होता है, आपका ट्रस्ट जो होता है वो बिल्डअप होता है। डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस मैनेजमेंट टू द फंडर एंड स्पॉन्सर। जो भी बंदा अपना कमाई उसमें लगा रहा है, तेरा प्रोजेक्ट में लगा रहा है, अपना पैसा दे रहा है, तो उसके साथ जब तुम फाइनेंस मैनेजमेंट करने बैठता है, डेमोन्स्ट्रेट देता है कि भाई तुम कितना रिस्पॉन्सिबली पैसे की चीजों को कितना क्रिटिकली तरीके से देख रहा है। तो जब वो बंदा देखता है कि भैया पैसा को इतना मैनेजेबल तरीके से आदमी खर्चा कर रहा है, तो वो अपना पॉकेट से पैसा निकालने वक्त नहीं सोचता है, वो दे देता है क्योंकि उसका ट्रस्ट उस पर बन जाता है।
नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट प्रोजेक्ट डिले। भैया आप अगर पैसे की प्लानिंग के साथ चलोगे तो कभी भी आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। इंश्योर एक्टिविटीज आर नॉट डिले ड्यू टू द वेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वेट कर रहा कि पैसा आएगा तब तक काम रुका हुआ है, ऐसा सिचुएशन नहीं आता है जब आपका प्लानिंग इस तरीके से होता है तब। स्टेप इन शेड्यूलिंग द मैच रिलीज ऑफ फंड। अब आप बैठे हो शेड्यूलिंग करने के लिए, तो आपको अब क्या क्या की स्टेप लेना है। ठीक है, पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द फंडिंग शेड्यूल। रिव्यू द फंडिंग एग्रीमेंट टू नो द अमाउंट, टाइमिंग एंड कंडीशन फॉर ईच रिलीज। अब क्या है, जो एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट में कितना पैसा कहाँ पे कैसे यूज होना है, वो सब पहले तो तेरा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये जानना है कि फंड आर फिक्स्ड, जो फंड देना है वो क्या फिक्स्ड देना है या वेरिएबल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है। आजकल का सरकारी सिस्टम, काम करो चाहे सुतल रहो, महीने का जितना सैलरी लिखा हुआ उतना सैलरी उसको मिल जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंड कैसा है, फिक्स है। और एक होता है प्राइवेट, जो गधा जैसा खटाता भी है और पैसे भी वैसे नहीं मिलते हैं। तो मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया, घिस घिस कार करके घिस घिस जाता है, मतलब परफॉर्मेंस देना होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड उसको पैसा सैलरी मिलता है। बढ़िया परफॉर्मेंस बढ़िया सैलरी, कम परफॉर्मेंस कम सैलरी। तो आपको देखना है कि किस बंदे को क्या फिक्स देना है या किस बंदे को परफॉर्मेंस बेस्ड देना है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। दूसरा ध्यान रखना पड़ता है आपको, ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू फेजेस। कार्यों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देने का, और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद उसको आप एनालाइज करने का कि उस कार्य के लिए कितने मिनिमम पैसे लगेंगे उसको मैनेज करने के लिए। डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल फेजेस और माइलस्टोन। एस्टिमेट कॉस्ट, एस्टिमेट बोले तो अनुमान लगाने का, पैसे फॉर ईच फेज, हर एक फेजेस में कितने पैसे लगेंगे उसका अनुमान लगाने का। एंड अलाइन देम विद एक्सपेक्टेड फंड इनफ्लो, और उसको मैच कराने का, जहां से भी पैसा इनफ्लो आ रहा है, जहां से भी पैसा आ रहा है उसको मैच करा के शेड्यूल करने का। ठीक है, क्रिएट अ फंड फ्लो बेस्ड शेड्यूल। फंड फ्लो बेस्ड शेड्यूल मतलब शेड्यूल ABC शेड्यूल आपका पैसे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना पैसा लगेगा ए डाल दो, इतना पैसा अवेलेबल है तो बी डाल दो, इतना पैसा अवेलेबल है तो सी डाल दो। पैसे के हिसाब से सेलिंग करना। क्रिएट अ फंड फ्लो शेड्यूल। मॉनिटर एक्स मॉनिटर मॉनिटर एक्सपेंडिचर क्लोजली। मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई खर्च करने बैठो तो भैया मॉनिटर करो, अपना एकदम नजर टाइट रखो कि हम जो पैसा खर्चा कर रहे हैं कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा है, उसका कार्य तो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो भैया पलक झपका, नजर हटी दुर्घटना, समझ गया ना। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ट्रैक स्पेंडिंग वर्सेस फंड अवेलेबिलिटी, जितना पैसा आ रहा है फंड अवेलेबल है कि नहीं, उसी हिसाब से आपको खर्च करना पड़ता है। खर्चा पे भी नजर रखना पड़ता है, कितना बचा हुआ है उस पे भी नजर रखना पड़ता है। आप कहीं होटल वोटल में जाने से पहले, घुसने से पहले आप क्या करते हो, साइड में जाके बटुआ देखते हो कि नहीं देखते हो, कितना पैसा बचा हुआ है, रेस्टोरेंट में घुसे कि नहीं घुसे। तो आप क्या कर रहे हो, आप मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, ट्रैक स्पेंडिंग वर्सेस फंड अवेलेबिलिटी, आप एक्सपेंसेस को देख रहे हो कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से आप एक्सपेंसेस करते हो। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर नो एक्टिविटी एक्सीड इट्स एलोकेट बजट बिफोर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। कहने का मतलब ये है कि कोई कार्य के लिए जितना पैसा का जरूरत है वो पैसा कार्य करने से पहले ही तेरे पास आ जाए, तभी वो काम को तुम हाथ लगाओ। नहीं तो बीच में तुम फंस भी सकते हैं, ऐसा होता है। इंश्योर नो एक्टिविटीज एक्सीड, कोई एक्टिविटी एक्सीड ना करो बिना पैसे का। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेट विद फंडर। कम्युनिकेट विद फंडर का मतलब ये है कि जिस किसी बंदे से भी तेरे को पैसा मिल रहा है उसके साथ हमेशा क्या करो, कम्युनिकेट करते रहो, बातचीत करते रहो। बातचीत करते रहो कि हाँ भैया 1 महीना बाद आपको ना 5 लाख का जरूरत देना पड़ेगा, आपको याद है ना, आपको 1 महीना पहले ही बता दे रहा है, ऐसा नहीं है कि उस दिन आप टाल मटोल करो। ठीक, कल जरूरत है आज ही बोल रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, वो भी बोलेगा भाई आज बता रहा है, नहीं, उसको एक टाइम पहले बताना होता है फंडर को।
ताकि वो 1 महीना पहले बता दिया तो 1 महीना वो लग जाएगा अरेंज करने में पैसे। तो हमेशा कम्युनिकेट करते रहो फंडर के साथ में। ऐसे क्या होता है कि उसका जो तेरे ऊपर ट्रस्ट भी बना रहता है, तुम्हारा भी ये भरोसा बना रहता है कि वो पैसा सही समय पे दे देगा और मेरा काम स्मूथली रन हो पाएगा। मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विद द फंडर फॉर टाइमली रिलीज। मतलब क्लियर कम्युनिकेशन रखो ताकि वो टाइमली पैसे को रिलीज करा दे। और नेक्स्ट है सबमिट रिक्वायर रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस टू ट्रिगर नेक्स्ट रिलीज। अब वो नेक्स्ट रिलीज बोले तो नेक्स्ट एक्टिविटीज के लिए पैसा दे दे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुमने जो पैसे पिछले एक्टिविटीज के लिए खर्चा किया हुआ है उसका रिपोर्ट, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस, ये सब उसके समक्ष, उसके सामने, उसके नजरों के सामने रख दो ताकि वो ट्रस्ट करे और नेक्स्ट जो रिलीज है वो भी रेडी रखे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने किया 4.11 और 4.12। ठीक है। 4.12 और 4.13 हमने किया है। सो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगली क्लास में। सो कैसा लगा जरूर कमेंट करो ताकि और इसमें मोटिवेट होके काम करे यार। ठीक है। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय।